नमस्ते। आज हम नेपाल में हुई एक बहुत ही दिलचस्प और चौंकाने वाली घटना को समझने वाले हैं। एक ऐसी घटना जिसने देखते ही देखते पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है जेन-ज़ी की, एक सोशल मीडिया बैन की और उसके बाद हुए जबरदस्त राजनीतिक हंगामे की। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए क्या होता है जब कोई सरकार अचानक अपने ही लोगों के लिए इंटरनेट बंद कर दे। नेपाल में जो हुआ वो इसका एक परफेक्ट, बल्कि कहना चाहिए एक डरावना उदाहरण है। सब कुछ शुरू हुआ एक अचानक हुए डिजिटल ब्लैकआउट से। सरकार का बस एक फैसला और उसी एक फैसले ने पूरे देश में एक आंदोलन की आग लगा दी। तारीख थी 6 सितंबर 2025। इसी दिन नेपाल की सरकार ने एक झटके में फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम मतलब जितने भी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे, सब पर बैन लगा दिया। ये एक ऐसा फैसला था जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। अब देखिए, इस बैन को लेकर दो बिल्कुल अलग-अलग बातें सामने आईं। सरकार का कहना था कि भाई ये कदम तो गलत जानकारी और देश के खिलाफ जो चीजें फैलाई जा रही हैं, उसे रोकने के लिए जरूरी है। लेकिन देश के नौजवानों ने, खासकर जेन-ज़ी ने, इसे बिल्कुल अलग तरह से देखा। उनके लिए ये सीधे-सीधे उनकी आवाज दबाने की कोशिश थी, उनकी आजादी पर हमला था। और बस फिर क्या था? जो गुस्सा अब तक ऑनलाइन दिख रहा था, वो अब सड़कों पर उतर आया और इस पूरे आंदोलन को एक बहुत ही अनोखा नाम मिला, द स्ट्रॉ हैट अपराइजिंग या स्ट्रॉ हैट विद्रोह। तो आप सोच रहे होंगे ये स्ट्रॉ हैट का क्या मतलब है? ये सिंबल एक बहुत ही पॉपुलर जापानीज एनिमे वन पीस से आता है। लेकिन नेपाल के इन नौजवानों के लिए ये सिर्फ एक हैट नहीं था, ये उनकी एकता का, उनके विरोध का एक बहुत पावरफुल सिंबल बन गया। और ये प्रोटेस्ट सिर्फ राजधानी काठमांडू तक ही नहीं रुका, ये तो जंगल की आग की तरह पोखरा, विराटनगर और देश के दूसरे बड़े शहरों में भी फैल गया। देखते ही देखते ये एक पूरे देश का आंदोलन बन चुका था। लेकिन जैसे जैसे ये विरोध प्रदर्शन बढ़ते गए, सरकार की तरफ से सख्ती भी बढ़ने लगी। और इस सख्ती ने सिर्फ नेपाल में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में लोगों का ध्यान खींचा और गुस्सा पैदा किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, रबर बुलेट्स चलाईं, पानी की बौछारें की, लेकिन सबसे चिंता की बात ये थी कि कुछ जगहों पर असली गोलियां, लाइव एम्यूनिशन भी इस्तेमाल की गई। और इस एक्शन का नतीजा बहुत दुखद था। इन झड़पों में कम से कम 19 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, 19 जानें चली गई। अब जाहिर है इन घटनाओं ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्थाओं ने सरकार के इस एक्शन की कि वो निहत्थे युवाओं पर जानलेवा फोर्स का इस्तेमाल कर रही है, कड़ी निंदा की। इससे नेपाल सरकार पर इंटरनेशनल प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ गया। तो एक तरफ देश के अंदर जबरदस्त विरोध और दूसरी तरफ से दुनिया भर का दबाव, इन दोनों का मिला जुला असर ये हुआ कि आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। और यहीं से नेपाल में एक बहुत बड़े राजनीतिक बदलाव की शुरुआत हुई। इस बढ़ते प्रेशर के बीच सरकार ने एक एक करके पीछे हटना शुरू किया। सबसे पहले तो जिस सोशल मीडिया बैन पर यह सब शुरू हुआ था, उसे हटा लिया गया। फिर जो लोग मारे गए थे या घायल हुए थे, उनके परिवारों को मुआवजा देने का वादा किया। पूरे मामले की जांच के लिए एक कमेटी भी बना दी गई। और फिर आया सबसे बड़ा कदम, प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। ये नेपाल की रीसेंट हिस्ट्री का सबसे बड़ा पॉलिटिकल भूचाल था। और ये सब हुआ किसकी वजह से? देश के नौजवानों के एक आंदोलन की वजह से। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये सिर्फ एक बैन लगने और हटने या एक प्रधानमंत्री के इस्तीफे की कहानी नहीं है। इसके पीछे के कारण बहुत गहरे हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि नेपाल की इस जेन-ज़ी क्रांति का असली मतलब क्या था। असल में ये जो सोशल मीडिया बैन था, वो तो सिर्फ एक चिंगारी थी। बारूद तो पहले से ही जमा था। वजहें थी भ्रष्टाचार, खराब गवर्नेंस, जबरदस्त बेरोजगारी और एक ऐसी फीलिंग कि पुरानी पीढ़ी उनकी सुनी नहीं रही है। ये वो गुस्सा था जो सालों से नेपाल के युवाओं के अंदर खौल रहा था। और इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है। आज की दुनिया में, आज के डेमोक्रेसी में डिजिटल फ्रीडम यानी इंटरनेट की आज़ादी और पॉलिटिकल फ्रीडम यानी राजनीतिक आज़ादी, ये दोनों एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ चुकी हैं। आप एक को दूसरे से अलग नहीं कर सकते।
तो जो आंदोलन सितंबर 2025 में एक सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुआ था, वो असल में अकाउंटेबिलिटी और आज़ादी के लिए एक ज़बरदस्त यूथ रेवोल्यूशन बन गया। इस आंदोलन ने न सिर्फ एक सरकार को झुका दिया, बल्कि दुनिया को एक नई पीढ़ी की ताकत और उसकी आवाज़ से मिलवा दिया। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। नेपाल के युवाओं के लिए अब एक नई पॉलिटिकल कल्चर, एक नई राजनीतिक संस्कृति आखिर कैसे दिखेगी?